हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग तीन टाइप के सोशल डिफरेंसेस की बात करेंगे, जो कि सोसाइटी में सोशल डिवीजन और इनइक्वालिटी का रूप ले लेते हैं। तो ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं ये बेस्ड हैं जेंडर पे, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कास्टिज़म, कॉम्युनिज़म और एक्चुअली में ये सारे ही जो सोशल डिफरेंसेस हैं जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ये किस तरह से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और पॉलिटिक्स किस तरह से इनको इन्फ्लुएंस करती है। सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करेंगे, जेंडर और पॉलिटिक्स। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला सवाल आता है कि भाई व्हाट डू वी मीन बाय जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन से हम क्या समझते हैं, तो इसको पॉइंट्स में आंसर किया गया है आपको यहाँ पे कि पहला कि भाई एक हायरार्किकल सोशल डिवीजन। हायरार्किकल का मतलब जिसे हम जनरेशन से फॉलो करते चले आ रहे हैं। दूसरा यूनिवर्सल डिवीजन है, दैट मीन्स ये हर एक जगह, हर सोसाइटी में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। नेचुरल और अनचेंजेबल है, दैट मीन्स भाई हमने तो इसे बनाया नहीं है, इस डिवीज़न को हमने क्रिएट नहीं किया है, और दूसरा बदल भी नहीं सकते हैं। टोटली बायोलॉजी पे बेस्ड नहीं है, ये बेस्ड है सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप्स से। मतलब भाई समाज की जो अपेक्षाएं हैं मेन और वुमेन से वो अलग अलग हैं। जो स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट करते हैं अबाउट मेन एंड वुमेन वो भी डिफरेंट है सोसाइटी में। तो ये सब मिल करके डिफ़ाइन करते हैं जेंडर डिवीज़न को। अब बात करेंगे पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न की। तो पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न जो है बेसिकली कह रहा है कि इट इज़ व्हाट इट वाज मेड इन अर्लियर स्टेजेस ऑफ लाइफ व्हेन द रोल ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ वाज मोर डोमिनेंट। आज भी देखा जाए तो इवन जो मेन हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुमेन का। इवन ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे आज भी मेल्स को दी जाती है हर एक सेक्टर के अंदर, चाहे एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो। इसीलिए उनका जो रोल है पब्लिक लाइफ के अंदर वो मिनिमम है। ठीक है, या उनका रोल जो है वो हाउसेस तक ही लिमिटेड, घरों तक ही वो सीमित है। ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव विद दिस बिलीव, कह सकते हैं कि इस बिलीव के साथ उनको बड़ा किया गया है कि भाई वुमेन का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर का काम है, चाइल्ड रेयरिंग यानी बच्चों की देखभाल। और इसी से सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ जो लेबर है ये इसका जन्म होता है, जो कि फैमिलीज़ में देखने को मिलता है, जहाँ पे ये माना जाता है कि वुमेन जो हैं वो डोमेस्टिक वर्क्स के लिए बनी हैं, और मेन जो हैं देयर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। अब ऐसा नहीं है कि भाई मेन कांट डू हाउस होल्ड वर्क, वो घर का काम कर नहीं सकते हैं। वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब उन्हें इसके लिए पेमेंट मिलती है। ठीक है। जैसे कि आज जब भी हम देखते हैं वॉशरमैन, जब हम बात कर रहे हैं लार्ज स्केल पे कपड़े उपड़े धुलने की बात होती है तो वॉशरमैन की बात करते हैं। रेस्टोरेंट्स में अगर हम कुकिंग की बात करें तो वहाँ पे शेफ़ होता है जो मोस्टली मेल होता है। ठीक है। तो वही बात है कि जो घरेलू काम है अगर उनके लिए पेमेंट की जा रही है तो देन मेन आर रेडी टू टेक अप दीज टास्क्स। इसी प्रकार से हम दूसरा अगर वुमेन की बात करें तो ऐसा नहीं कि वुमेन आर नॉट मूविंग आउटसाइड द होम। रूरल एरियाज़ में वो महिलाएं जो हैं बाहर जा रही हैं भाई पानी भरने के लिए, फ्यूल वुड कलेक्ट करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए। अर्बन एरियाज़ में जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वहाँ से महिलाएं दूसरे के घरों में एज डोमेस्टिक हेल्पर काम करने के लिए जा रही हैं। ठीक है। मिडिल क्लास जो वुमेन हैं वो ऑफिसेज़ में जा रहे हैं काम करने के लिए। ठीक। बट फ़र्क ये है कि भाई उनके जो काम है, उनका जो काम है उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाता है, ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिलता है। ठीक। दिस रिजल्ट्स इन रिज़ल्ट ऑफ दिस डिवीज़न ऑफ लेबर, जिस सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर की हम बात कर रहे हैं, इसका रिज़ल्ट ये है कि भाई भले ही हम कहते हैं कि भाई मेन एंड वुमेन आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों का इंपॉर्टेंस इक्वल है, बट स्टिल देयर रोल इन पब्लिक लाइफ इज़ मिनिमम। ठीक है। अब बात करेंगे हम कुछ परसेप्शंस की जो सोसाइटी में आइडियल वुमेन को लेकर के एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला जो परसेप्शन बताया गया हमें, टू द टीवी सीरियल में जो मेकर्स हैं उनके लिए जो वुमेन है वो आइडियल व्यूअर्स हैं। उनके हिसाब से जो हाउसवाइफ्स हैं वो भाई वो बिल्कुल आइडल, दे सिट आइडल एट होम, मतलब बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं और दिन भर उनका सीरियल देखते हैं। दूसरा, फैशन इंडस्ट्री के लिए जो है यहाँ पे वुमेन इज़ सीन एज एन आइडियल ब्यूटी, मतलब समवन हु इज़ ब्यूटीफुल एंड स्लिम फिगर। फॉर द सोसाइटी आइडियल वुमेन इज़ जो एक आइडियल हाउसवाइफ है, मतलब जो मल्टीटास्कर है, जो 24 घंटे बिना शिकायत के, कंप्लेंट किए कोई काम करती रहती है। नेक्स्ट परसेप्शन है हमारा फॉर द प्रोस्पेक्टिव इन लॉज, जो होने वाले इन लॉज हैं उनके लिए एक आइडियल ब्राइड का परसेप्शन होता है कि भाई जो बहुत सारी डाउरी अपने साथ लेकर के आएगी। ठीक है। नेक्स्ट परसेप्शन हमें बताया गया फॉर द मेल एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर,
ठीक है। एक जो फीमेल आइडियल एम्प्लॉय जो होती है वो एक अट्रैक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की। तो यहाँ पे एक बात क्लियर करना ज़रूरी है कि फेमिनिस्ट वर्ड को जनरली हम लोग फेमिनाइन जेंडर से रिलेट कर लेते हैं, बट एक्चुअली में इस वर्ड का मतलब है कि भाई जब कोई भी व्यक्ति इक्वल राइट्स की बात करता है आइदर फॉर मैन एंड वुमेन, उसको हम फेमिनिस्ट यहाँ पे कह सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे टॉपिक में हम बात करेंगे फीमेल्स की ही, तो इसको समझते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई वुमेन इन अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर वुमेन्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया और इक्वल राइट्स के लिए एजिटेशन शुरू किए, ठीक है। इक्वल वोटिंग राइट्स की डिमांड की और इन एजिटेशंस ने इनको हेल्प किया इनका जो लीगल और पॉलिटिकल स्टेटस था उसको अपलिफ्ट करने में, साथ ही साथ एजुकेशनल और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर बनाने में भी यहाँ पे हेल्प मिली। तीसरे पॉइंट में बताया गया आपको कि जो ये वुमेन मूवमेंट्स है, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स है, इसमें पर्सनल और फैमिली लाइफ में इक्वालिटी की बात की गई और ऐसे ही मूवमेंट्स को यहाँ पे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहा गया है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस फेमिनिस्ट, आखिरकार इसका रिजल्ट क्या रहा? तो पहला जो रिजल्ट रहा कि भाई इस जेंडर डिवीज़न का जो पॉलिटिक्स के अंदर जब इसको रिप्रेजेंट किया गया इस इशू को, तो इसकी वजह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और जो वुमेन का रोल है पब्लिक लाइफ के अंदर वो बढ़ता है, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ जो है यहाँ पे इंक्रीज़ होता है। दूसरा, आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है वुमेन आर वर्किंग इन ईच एंड एवरी सेक्टर, हर एक एज साइंटिस्ट, एज डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर वगैरह, हर तरह से हर सेक्टर के अंदर फीमेल्स काम कर रहे हैं। इवन दोज प्रोफेशन जो अर्लियर सूटेबल नहीं माने जाते थे उनके लिए वहाँ पे भी महिलाएं काम कर रही हैं, ठीक है। बट स्टिल देयर नंबर इज़ लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मैन। नेक्स्ट हमें बताया गया कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का पब्लिक लाइफ के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे जिक्र किया गया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का, जैसे नाम लिया गया है भाई स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई इन व्हाट वेज वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो पहली बात हम करेंगे इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है कि भाई हमारा जो इंडियन सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेन को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं लाइन ऑफ डिसेंट इज ट्रेस डाउन थ्रू द फादर, दैट मीन्स हम लोग अपनी सोसाइटी में फादर का जो लास्ट नेम है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर है लो लिटरेसी रेट। इस बात को हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं इस बात से कि भाई अभी भी अगर हम देखें द गर्ल स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग हायर स्टडीज़ उसका नंबर कम है, या अगर हम नंबर ऑफ़ ड्रॉप आउट्स देखते हैं उसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है, ठीक। तीसरा पॉइंट बताया गया आपको इक्वल रिमनरेशन एक्ट की बात की गई है जो कि 1976 में आया था। इसमें इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क की बात की गई थी, बट अभी भी ज़्यादातर एरियाज़ में देखने को मिलता है कि भाई जो वुमेन है उनके काम को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, ठीक। उनका पेमेंट कम रहता है भले ही वो बराबर काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम किसी बात करें, सिनेमा की बात करें, इसमें कोई एक्टर है उसका पेमेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्ट्रेस। ये स्पोर्ट्स सेक्टर की अगर बात करें, हमारी जो मेन क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, उसको ज़्यादा रिकग्निशन मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो वुमेन क्रिकेट या हॉकी टीम है हमारी। तो इन सब बातों से जस्टिफाई होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है, यानी जो पुरानी सोच है लोगों की, उसकी वजह से, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए बीच में, जैसे फीमेल फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड वगैरह, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कई स्टेट्स के अंदर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कम हो गया, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब आपको यहाँ पे बताया गया है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 जो बॉयज़ हैं, ये कई सारे स्टेट्स के अंदर रेशियो कम हो जाता है। नेक्स्ट आपको बताया गया, आज भी हमें जो है अक्सर रिपोर्ट सुनने को मिलते हैं, न्यूज़ पेपर्स में आप खबरें पढ़ते हो या न्यूज़ में देखते हो, इस तरह की खबरें हरासमेंट की, एक्सप्लॉयटेशन की, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सुनाई देते हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज़ से भी और रूरल एरियाज़ से भी। अगला टॉपिक हमारा है वुमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर आपको बताया गया है कि भाई अगर हम आज की डेट में देखते हैं जो प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन हैं लेजिस्लेचर के अंदर, चाहे वो यूनियन हो, स्टेट हो, वो काफ़ी लो है, ठीक है। 2019 में पहली बार कह रहा है कि यहाँ पे 14% का फिगर जो है या परसेंटेज का जो आंकड़ा है उसने छुआ था 2019 के अंदर पहली बार, बट स्टिल अभी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो परसेंटेज है वुमेंस का वो अभी भी 5% से भी कम है। अगर हम इंडिया को दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वन ऑफ द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन है इन टर्म्स ऑफ वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन।
दूसरी बात करें अगर हम, तो कई बार हमको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट फॉर्म हुई और उसमें इवन अगर एक फ़ीमेल कैंडिडेट सीएम या पीएम बन भी जाता है, तब भी उसका जो कैबिनेट होता है वो लार्जली मेल डोमिनेटेड होता है, उसमें मेल मेंबर ज़्यादा होते हैं। अब इसका समाधान भी बताया गया हमको भाई तीसरे पॉइंट के अंदर, कि भाई एक तरीका जो है समस्या को सॉल्व करने का वो ये है कि हम ये लीगली इस चीज़ को इंश्योर, मतलब एक बाइंडिंग या कह सकते हैं रिजर्वेशन की बेसिकली बात की गई है कि यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कुछ नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे रिज़र्व की कर दी जाएँ इनके लिए। तो ये यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, और ऐसा किया भी गया एक्चुअली में। लोकल बॉडीज़ के अंदर म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के अंदर 1/3 सीट जो है यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व कर दी गई हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो ये जो बिल है ये बेसिकली क्या कहता है कि भाई इस बिल में बात की गई थी कि जो यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर हैं इसमें 33% सीट फीमेल कैंडिडेट के लिए रिज़र्व कर दी जाएँ। बट और एक प्रोविज़न इसके अंदर और था कि भाई आफ्टर जिस डेट से भी ये बिल, ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके 15 साल बाद जा कर के ये ख़त्म भी हो जाएगा। बट इस हुआ एक्चुअली में क्या हुआ है इस बिल के साथ, इसको समझते हैं। तीसरे पॉइंट में बताया गया हमें कि भाई ये जो बिल है ये 2010 में राज्यसभा ने तो पास कर दिया था, बट लोकसभा में कभी भी इस बिल के ऊपर कोई वोटिंग नहीं हुई और आगे चल के ये बिल लेप्स हो जाता है, और आज तक हमारे यहाँ वुमेन कैंडिडेट्स को कोई रिजर्वेशन यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर नहीं मिला है। अगला टॉपिक है हमारा रिलीजन, कॉम्युनिज्म और पॉलिटिक्स। तो अभी तक हम बात कर रहे थे जेंडर की, अब हम बात करेंगे रिलीजन। चूँकि धर्म एक बहुत अहम मुद्दा है भारत के अंदर, तो इसीलिए इसको अलग से डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिलीजन का एक बेसिक मीनिंग है क्या। ठीक है, तो रिलीजन को हम कह सकते हैं कि एक सोशल कल्चरल सिस्टम है जिसमें कुछ डेजिग्नेटेड बिहेवियर्स, प्रैक्टिसेस, मॉरल्स, बिलीव्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि रिलेट करते हैं ह्यूमैनिटी को, ह्यूमंस को सुपर नेचुरल और स्पिरिचुअल एलिमेंट्स से। ठीक है, अब जो सोशल डिवीज़न है, ये जो रिलीजन के बेसिस पे जो सोशल डिवीज़न है, ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर डिवीज़न यूनिवर्सल डिवीज़न है, बट रिलीजन जो है वो यूनिवर्सल डिवीज़न नहीं है। बट हाँ, ये फेयरली वाइड स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। कई कंट्रीज़ के अंदर हमको रिलीजियस डिफरेंसेस लोगों के बीच में देखने को मिलते हैं। कई कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी रिलीजियस डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बात करेंगे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमें बताया गया है कि रिलीजियस डिफरेंसेस अक्सर पॉलिटिक्स के अंदर एक्सप्रेस होते हैं। कई सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं जिनके बीच में डिफरेंसेस जो हैं वो अक्सर देखने को मिल जाते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। अब गांधी जी ने भी इसके ऊपर कुछ कहा है, तो क्या कहा है इन्होंने, ये भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि भाई रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, है ना। रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी कि जब इन्होंने यहाँ पे बात की है इस रिलीजन की, तो ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। इनका मतलब है कि भाई हर एक रिलीजन के अंदर जो भी गुड वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, दे शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर पॉलिटिक्स। ठीक है, दूसरी बात बोली गई है यहाँ पे कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं हर एक कंट्री के अंदर, ठीक, उनके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे जो है डिफरेंट स्टेप्स मेजर्स अडॉप्ट करती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मेजॉरिटी ऑपरेशन से बचाने के लिए। ठीक है, तीसरा बात की गई है वुमेन इन डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिमांडेड, अक्सर देखने को मिलता है कि भाई डिमांड्स कर रहे हैं कि जो फैमिली लॉज हैं हर एक रिलीजन के अंदर, क्योंकि फैमिली लॉज जो होते हैं वो रिलीजन पे ही बेस्ड होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो ज़्यादा इक्विटेबल हों, उनमें इक्वालिटी हो। ठीक है, ये भी एक ऐसा इंस्टेंस है जो रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। चौथी बात की गई है कि जो आइडियाज़ हैं या वैल्यूज़ हैं जो हर एक रिलीजन से ड्रॉ की गई हैं, ली गई हैं, ठीक है, वो उनको एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर। हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं दे शुड बी एबल टू एक्सप्रेस उनके जो नीड्स हैं, इंटरेस्ट हैं, डिमांड्स हैं, पॉलिटिक्स में वो एक्सप्रेस हों। ठीक है, अब बात करेंगे जो रिलीजन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या है वो है कॉम्युनिज्म। कॉम्युनिज्म का बेसिक मीनिंग है यूज़ ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स इन नेगेटिव सेंस, यानी धर्म को राजनीति के अंदर नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉम्युनल जो प्रॉब्लम है इसकी शुरुआत तब होती है एक्चुअली में जब रिलीजन यानी धर्म को किसी राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, देश का आधार मान लिया जाता है। प्रॉब्लम तब और बड़ी हो जाती है जब रिलीजन को
पॉलिटिक्स के अंदर एक्सक्लूसिव और पार्टीसन टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि जब एक रिलीजन और उसके फॉलोअर जो हैं दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट हो जाएं। ठीक है। नेक्स्ट बात हमें बताई गई कि भाई कम्युनलिज्म की शुरुआत तब होती है, ऐसा तब होता है जब किसी एक रिलीजन के जो बिलीव्स हैं वो सुपीरियर प्रेजेंट किए जाते हैं दूसरे से, या किसी एक रिलीजियस ग्रुप की डिमांड्स जो हैं दूसरे ग्रुप के अपोजिशन में फॉर्म होने लगती हैं, या स्टेट पावर का इस्तेमाल किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप की डोमिनेंसी इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है। और यही जो तरीका है रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज़ करने का, इसी को हम कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। कम्युनल पॉलिटिक्स बेसिकली इस बात पे बेस्ड है कि जब रिलीजन जो है यहाँ पे प्रिंसिपल बेसिस यानी मुख्य आधार बन जाता है किसी भी सोशल कम्युनिटी का। कम्युनलिज्म में ये बिलीव एग्जिस्ट करता है कि जो फॉलोअर्स हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के, वो एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं और उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट भी सेम होंगे। ठीक है। इसमें ये बात भी आती है कि भाई जो लोग अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं वो कभी भी एक सोशल कम्युनिटी नहीं बना सकते। अगर एक्सट्रीम फॉर्म में हम कम्युनलिज्म की बात करें तो यहाँ पे ये हम बोलते हैं कि भाई पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग कभी भी एक बराबर या इक्वल, उनके बीच में इक्वालिटी नहीं हो सकती और वो एक नेशन में नहीं रह सकते। उनमें से किसी एक को अपनी डोमिनेंसी इस्टेब्लिश करनी होगी या फिर उन्हें अपनी एक अलग नेशन, अपने लिए अलग एक कंट्री फॉर्म करनी होगी। ठीक है। अब अगले सवाल पे आते हैं कि व्हाट डिफरेंट फॉर्म्स कम्युनलिज्म कैन टेक इन पॉलिटिक्स। राजनीति में जो कम्युनलिज्म है वो किस फॉर्म में, क्या फॉर्म कम्युनलिज्म के हो सकते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि सबसे जो कॉमन एक्सप्रेशन है कम्युनलिज्म का वो देखने को मिलता है जो एवरीडे बिलीव्स हैं उनमें। ठीक है। इसमें हर एक कम्युनिटी के अपने कुछ रिलीजियस प्रेजुडाइजेस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं। ठीक है। और मतलब हर एक रिलीजियस कम्युनिटी अपने रिलीजन को सुपीरियर मानती है। ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया कि कम्युनल माइंड मतलब एक ऐसा आदमी जो कम्युनल माइंडसेट वाला हो, वो अगर उसके हाथ में पॉलिटिकल कोई पोजीशन आ जाती है, अच्छे पोस्ट पे पहुँच जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो अपने रिलीजियस कम्युनिटी के लिए काम करेगा, वो अपने कम्युनिटी के लोगों के फ़ायदे के लिए ही काम करेगा सिर्फ। ठीक है। कम्युनलिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश करेगा। तीसरी बात करते हैं कि भाई पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजियस लाइन, ये एक सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट फॉर्म है कम्युनलिज्म का जो देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली पॉलिटिक्स को यहाँ पे मतलब रिलीजन को यूज़ किया जाता है अपने लिए पॉलिटिकल सपोर्ट गेन करने के लिए। जैसे कि सेक्रेड सिंबल्स का इस्तेमाल करना, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं सेक्रेड सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, रिलीजियस लीडर्स के नाम का इस्तेमाल करते हैं, या इमोशनल अपील करते हैं रिलीजन के नाम पे, या लोगों के अंदर डर बिठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जिससे वो अपने लिए पॉलिटिकल सपोर्ट यहाँ पे गेन कर सकें। नेक्स्ट जो सबसे अगलीस्ट फॉर्म बताया गया है आपको कम्युनलिज्म का, वो है कम्युनल वायलेंस, राइट्स और मैसेकर जो भी हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है कि व्हाट प्रोविजंस मेक इंडिया सेकुलर स्टेट। ठीक है। तो सबसे पहला आपको बताया गया है कि भाई हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया गया है, एक बात हो गई। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा हमें एक फंडामेंटल राइट ग्रांट करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आपको बताया जाता है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन या नॉट टू फॉलो एनी, मतलब इवन अगर आप एक अथीस्ट बन के रहना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तीसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिक्लेयर करता है। चौथी बात में बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अलाउज द स्टेट यानी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, गवर्नमेंट को अलाउ करता है टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, धार्मिक मसलों में। यहाँ पे गवर्नमेंट जनरली तो एक प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करती है, बट ज़रूरत पड़ने पर इंटरवीन भी कर सकती है। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि भाई कई सारी रिलीजियस मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर कई सोशल प्रैक्टिसेस थी जो हार्मफुल थी उस कम्युनिटी के लिए और सोसाइटी के लिए, तो गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन करती है उनको ख़त्म करने के लिए। ठीक है। जैसे कि अगर हम हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारे यहाँ सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, पॉलीगैमी और डाउरी जैसी प्रैक्टिसेस को यहाँ पे बैन किया गया, अबॉलिश किया गया। और इसी तरह से अगर मुस्लिम कम्युनिटी में बात करें तो रिसेंट में आपको देखने को मिला 3 तलाक, ऐसी प्रैक्टिसेस को इंटरवीन कर मतलब ख़त्म करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। ठीक है। अब एक स्टेटमेंट है हमारे पास इसी टॉपिक से रिलेटेड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कह रहा है कि भाई कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया, इट थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया, यानी कम्युनलिज्म कुछ लोगों के लिए ख़तरा नहीं है, सिर्फ ये पूरे भारत के लिए ख़तरा है, इस बात को हमें समझाना है।
तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि भाई इंडिया पूरे विश्व में अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग यहाँ पे पीसफुली एक साथ रहते हैं, ठीक है। बट कॉम्युनिज्म क्या कर रहा है? कॉम्युनिज्म इसका उल्टा काम करता है ना। कॉम्युनिज्म टेंड्स टू डिवाइड पीपल ऑन रिलीजियस लाइन, यानी धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये कॉम्युनिज्म है, इट इज़ अ थ्रेट टू वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। दूसरी बात बोली गई कि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हमारा है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बैट कॉम्युनिज्म, यानी वो इनफ अच्छा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कई सारे सेकुलर फीचर्स हैं इसके अंदर, बट स्टिल इट इज़ नॉट इनफ, कॉम्युनिज्म को कॉम्बैट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरी बात, तो आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कॉम्युनल प्रेजुडाइजेस जो हैं, प्रोपेगेंडा जो क्रिएट किया जाता है पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, इट नीड्स टू बी काउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ, है ना। हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई कौन हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है रिलीजन के नाम पे, ठीक है, या जो रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन होता है, रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे जो पॉलिटिकल सपोर्ट गेन करने के लिए पब्लिक मोबिलाइजेशन किया जाता है, इसको काउंटर करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। बात करेंगे तीसरे सोशल डिवीज़न की, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अभी तक जो हमने दो जो एक्सप्रेशन देखे सोशल डिविजन्स के पॉलिटिक्स में, पहला हमने बात की जेंडर डिवीज़न की, जो कि जाहिर सी बात है उसका जब जेंडर इशू पॉलिटिक्स के अंदर एक्सप्रेस हुआ तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। यहाँ पे वुमेंस की कंडीशन सुधरती है, उनका पब्लिक पार्टिसिपेशन इन्हांस होता है, सोशल अपलिफ्टमेंट होता है। दूसरा जो हमारा था कॉम्युनिज्म, यानी रिलीजन की जब हमने बात की तो ये नेगेटिव था, क्योंकि यहाँ पे तो कॉम्युनिज्म को भाई नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जा रहा है पॉलिटिक्स के अंदर। बट तीसरा जो केस है हमारा कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, जिनको हम अभी आगे समझेंगे। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जिसमें जैसे हमने कॉम्युनिज्म टर्म को डिफ़ाइन किया, वैसे ही यहाँ पे कास्ट से जुड़ा हुआ टर्म है कास्टिज़म, ठीक है। तो इसको समझते हैं, कास्टिज़म का मीनिंग क्या है। जेंडर और रिलीजन के जैसे कास्ट डिवीज़न जो है, कह रहा इट इज़ कास्ट डिवीज़न जो है ये यूनिक है इंडिया के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कास्ट के बेसिस पर डिवीज़न कहीं और देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ऑल सोसाइटीज़, हर एक सोसाइटी में कुछ ना कुछ सोशल इनइक्वालिटी मौजूद है, सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर जो ऑक्यूपेशंस हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं, और कास्ट सिस्टम जो है इसी का एक एक्सट्रीम फॉर्म है एक्चुअली में, ठीक है। यानी जो कास्ट सिस्टम है वो बेसिकली देखा जाए तो ऑक्यूपेशन पे ही बेस्ड है। हेरिडिटरी, एक इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन दैट वाज सैंक्टिफाइड बाय रिचुअल्स, ठीक है। एक हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन है जहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन ऑक्यूपेशन पास ऑन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कास्टिज़म जो है इस बिलीफ पे आधारित है कि जो मेंबर्स हैं किसी एक सेम कास्ट ग्रुप के, वो एक सोशल कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, ठीक है, दैट प्रैक्टिस सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन, जिनका लगभग ऑक्यूपेशन से एक जैसा होगा, सेम होगा, वो एक ही कास्ट ग्रुप में शादी करेंगे। ये दे डिड नॉट ईट विद द मेंबर्स ऑफ अदर, दूसरे कास्ट ग्रुप के साथ वो बैठ के खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातों पे कास्टिज़म आधारित है। बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने प्रेजेंट टाइम में जो कास्ट हायरार्की के जो ओल्ड नोशंस हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प किया, ठीक है। तो सबसे पहले कास्ट सिस्टम जो है इट वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, समाज से कुछ लोगों को बहिष्कृत कर देना, आउटकास्ट जो ग्रुप्स हैं, जो निचली जाति के लोग हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करना, इसी पे आधारित था ये, ठीक है। दे वर सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचबिलिटी, जिसकी वजह से हमें अनटचबिलिटी जैसी प्रैक्टिस भी देखने को मिलती है, और इसी की वजह से कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि ज्योतिबा फुले, गांधी जी, BR अम्बेडकर, रामास्वामी नाइकर, इन लोगों ने व्हाट दे डिड, इन्होंने दे एडवोकेटेड एंड वर्क टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी जहाँ पे कास्ट इनइक्वालिटीज़ बिल्कुल एब्सेंट हो, ख़त्म हो, ठीक है। अब कह सकते हैं कुछ इनके प्रयासों की वजह से और कुछ समय के साथ जो भी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, कास्ट और कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में, उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। पहला जो फैक्टर है यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे जैसे जो है लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उनके बीच की सोशल इनइक्वालिटी जो है ख़त्म होने लग गई, ठीक है। दूसरा लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, रूरल एरियाज से लोगों की का शहरों की तरफ जो मूवमेंट हुआ। अब शहरों में आकर के लोग इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा गौर नहीं करते हैं ना कि भाई आपके साथ में कौन चल रहा है, आपके बराबर कौन बैठा हुआ है, कौन आपके आसपास बैठ के खाना खा रहा है, ठीक है। दीज थिंग्स डजंट मैटर इन अर्बन एरियाज़ जितना कि ये रूरल एरिया में मैटर करती हैं। लिटरेसी रेट का ग्रोथ करना, एजुकेशन का ग्रोथ करना, ठीक है, शिक्षा जैसे जैसे शिक्षा का स्तर लोगों का बढ़ा तो उन्होंने इस तरह के डिफरेंसेस को यहाँ पे नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, तो जैसे कि कास्ट सिस्टम के अंदर भाई आदमी जो था वो द पर्सन इज़ फोर्स टू स्टिक
रिमेन स्टिक टू हिज ओन प्रोफेशन, जो भी उसका प्रोफेशनल है, जो ऑक्यूपेशन जनरेशन टू जनरेशन उसे पास ऑन किया गया, उसी से उसे लगे, उसी में जुड़े रहना होता है। बट विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम, समय के साथ आज आप देखते हो कि कोई भी आदमी किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी ऑक्यूपेशन में जा सकता है, ठीक है। वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, ठीक है, एंड द ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। तो इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ गया, ठीक है। लोगों के बीच के जो डिफरेंसेस थे कास्ट के बेसिस पर वो धीरे धीरे ख़त्म हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने में, जिसमें लीगली जो है यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है, अनटचबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। बात करेंगे अगले टॉपिक की। एक स्टेटमेंट आता है हमारे पास कि भाई कास्ट हैज़ नॉट डिसअपीयर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया। मतलब आज भी अगर देखा जाए तो कास्ट पूरी तरह से हमारे यहाँ से कास्ट का जो फैक्टर है पूरी तरह से गायब नहीं हो पाया है। इसके पीछे क्या कारण है, किस तरह से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो पहली बात आपको बताई गई कि भाई आज की डेट में भी इवन ज़्यादातर लोग जो हैं अपनी ही कास्ट ग्रुप में यहाँ पे शादी वादी करते हैं, ठीक है। दूसरा, अनटचबिलिटी अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, ठीक। अक्सर हमें न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ देखने को मिलती है, रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में खबरें पढ़ने को मिलती हैं जहाँ पे अनटचबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही है कुछ एरियाज़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो कास्ट सिस्टम रहा उसके जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज रहे उसका इफ़ेक्ट आज भी देखने को मिलता है। कुछ कास्ट ग्रुप जो जिनके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं था, ठीक है, जिनके पास एक्सेस था पहले से, ठीक, यानी कि जो अपर कास्ट ग्रुप से, ठीक, वो तो आज की डेट में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन जल्दी एक्वायर कर ली, ठीक, और काफ़ी अच्छा किया उसमें भी। बट दोज ग्रुप जिनके पास एजुकेशन का एक्सेस पहले से नहीं था, ठीक, वो जो है पीछे रह गए हैं, समाज के अंदर अभी भी पीछे हैं, ठीक। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि भाई देयर इज़ अ लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट अमंग द अर्बन मिडिल क्लास के अंदर ज़्यादा अभी भी प्रेजेंस किसकी है, अपर कास्ट की ज़्यादा प्रेजेंस है। और कास्ट यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस से अभी भी जो है यहाँ पे क्लोजली एसोसिएटेड है, ठीक है। बात करेंगे हम अगले टॉपिक की जहाँ पे हमको बताया जाता है कि हाउ कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, कास्ट किस तरह से पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है, या व्हाट डिफरेंट फॉर्म्स कास्ट कैन टेक इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब पार्टीज़ कोई कैंडिडेट चुनती हैं इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए, तो वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसकी कास्ट कॉम्पोजिशन को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट को नॉमिनेट करती हैं, ठीक है। दूसरा, जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो भी हर एक पार्टी यहाँ पे ध्यान रखती है कि वो हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव उसकी पार्टी में ज़रूर रहे, ठीक, जिससे किसी भी कास्ट या कम्युनिटी ग्रुप को, रिलीजियस कम्युनिटी को ये ना लगने पाए कि उसका रिप्रेजेंटेशन उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है ही नहीं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट इलेक्शंस में जो है यहाँ पे अपील करती हैं, कास्ट के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, ठीक है। या फिर ये भी देखा जाता है कुछ पार्टीज़ पर्टिकुलर किसी कास्ट ग्रुप को ही फेवर कर रही हैं, ठीक। नेक्स्ट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट यहाँ पे मजबूर कर देता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी और लीडर को कि वो हर एक कास्ट ग्रुप, हर एक रिलीजियस कम्युनिटी का सपोर्ट यहाँ पे गेन करे। अदरवाइज़ उसका जीतना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक वोट की वैल्यू यहाँ पे, हर एक वोट ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, हर एक वोट काउंट किया जाता है, तो ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो ब्रॉड न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट दैट वर हिथर्टो ट्रीटेड एज इन्फीरियर एंड लो। अब जब देख रहे हैं कि भाई जो कास्ट एक ऐसा फैक्टर है जिसको पॉलिटिक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसकी वजह से एक कॉन्शियसनेस, एक जागरूकता जो लोअर कास्ट पीपल हैं उनके अंदर भी यहाँ पे देखने को मिलती है, या उन्हें भी समझ में आता है कि भाई अगर उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पॉलिटिक्स के अंदर हो जाता है तो उनका भी सोशल एक अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, तो ये बात इन्हें समझ में यहाँ पे आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इलेक्शंस आर नॉट ऑल अबाउट कास्ट। ये एक स्टेटमेंट है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहली बात, कुछ पॉइंट्स हैं जिससे जस्टिफाई होता है। पहली बात कि भाई किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक क्लियर मेजॉरिटी एक सिंगल कास्ट ग्रुप की नहीं होती है, तो यहाँ पे हर एक कैंडिडेट और हर एक पार्टी को एक से ज़्यादा कास्ट या कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस जीतना ज़रूरी है, तभी वो इलेक्शन जीत सकते हैं। दूसरा, ये बात मतलब इस बात को जस्टिफाई करती है कि इलेक्शन पूरी तरह से कास्ट पर निर्भर नहीं करते हैं। फिर आते हैं कि कोई भी पार्टी कभी भी सारे ही वोट्स किसी एक कास्ट कम्युनिटी के नहीं पाती है,
ठीक, जब भी वो कोई पार्टी कहती है कि दिस पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप इज़ आर वोट बैंक, हमारा वोट बैंक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर कास्ट के हर एक आदमी जो है उस पार्टी को वोट कर रहा है, कैंडिडेट को वोट कर रहा है। इसका मतलब एक लार्ज प्रोपोर्शन जो पॉपुलेशन है उस कास्ट या कम्युनिटी से, वो उस पार्टी को वोट करती है। अगला, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जहाँ पे कैंडिडेट सेम कास्ट से देखने को मिलते हैं ज़्यादा, या कुछ वोटर्स हैं, कभी कभी होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप से एक भी कैंडिडेट नहीं होता है। ठीक, तो ये सारी बातें स्टेटमेंट को जस्टिफाई करती हैं। नेक्स्ट, कोई भी रूलिंग पार्टी या एमपी या एमएलए अक्सर देखने को मिलता है वो इलेक्शंस में हार जाते हैं, और ये ऐसा जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं हो पाता अगर हर एक कास्ट या कम्युनिटी जो है अपने पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस में ही फ्रोजन रहती, ठीक है, या अपनी ही कास्ट या कम्युनिटी के लीडर्स को सपोर्ट कर रही होती पूरी तरीके से, तो जो रूलिंग पार्टी या एमपी या एमएलए है वो हारता ही नहीं उनकी कास्ट या कम्युनिटी से। ठीक है, अब आते हैं कि व्हाट अदर फैक्टर्स इन कास्ट मैटर, व्हाट फैक्टर्स अदर देन कास्ट मैटर इन पॉलिटिक्स। कास्ट के अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिक्स में मैटर करते हैं। तो ये बात जस्टिफाई होती है इन 4 पॉइंट से। पहला पॉइंट कह रहा है कि भाई वोटर्स, समटाइम्स इट इज़ सीन कि देखा जाता है कि वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर, जो कि अक्सर उनकी कास्ट या कम्युनिटी से जो अटैचमेंट है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अपनी कास्ट या कम्युनिटी से ज़्यादा वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी लीडर से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, तो वो उसको वोट करता है अपनी कास्ट या कम्युनिटी से हट करके। दूसरा, पीपल बिलोंगिंग टू सेम कास्ट एंड कम्युनिटी दे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे, ठीक है, सेम कास्ट या कम्युनिटी के लोग अलग अलग पार्टी या लीडर को वोट करते हैं। इवन दिस डिफरेंस इज सीन बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल, मेन एंड वुमेन। ठीक है, सेम कास्ट को भले ही वो बिलोंग करते हो, वो भी वोट अलग अलग करते हैं। पीपल्स, एक आखिरी बात होती है कि लोगों का जो असेसमेंट होता है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट या किसी लीडर का को लेकर के वो अलग अलग होता है, तो इस बेसिस पे भी वो अलग अलग पार्टी या लीडर को वोट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगला एक स्टेटमेंट है जो कि क्वेश्चन है हमारा, एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट्स। इस बात को एक्सप्लेन करना है हमें। ठीक है, तो पॉलिटिक्स अगर देखा जाए सिर्फ कास्ट आइडेंटिटी पे अगर बेस्ड हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ये डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। ठीक, या अगर पूरी तरह से हम यहाँ पे कास्ट की ही बात करेंगे तो ये जो मेजर जो इश्यूज़ हैं उनसे यहाँ पे अटेंशन डाइवर्ट हो सकती है। ठीक, सो पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी, मतलब अगर पूरी तरह से पॉलिटिक्स यहाँ पे कास्ट बेस्ड हो जाएगी तो ये जाहिर सी बात है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं होगा। दूसरा, अगर यहाँ पे पॉलिटिक्स पूरी तरह से कास्ट बेस्ड होगी तो जो मेन इश्यूज़ हैं, है ना, उनसे अटेंशन यहाँ पे डाइवर्ट हो जाती है, जैसे कि पॉवर्टी, डेवलपमेंट या करप्शन जैसे इश्यूज़ हैं जिन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कास्ट डिविजन जो है एक कारण बनता है जो टेंशन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स या वॉयलेंस देखने को मिलता है कास्ट बेस, इसका भी। तो ये तीनों ही पॉइंट्स यहाँ पे अबव स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे कि भाई इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज़ कास्ट दैट गेट पॉलिटिसाइज। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्टेटमेंट है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हाउ पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस बाय द कास्ट। पॉलिटिक्स किस तरह से प्रभावित होती है कास्ट से। ठीक है, तो आज की डेट में अगर हम देखें तो हर एक कास्ट ग्रुप यहाँ पे जो है इट इज़ ट्राइंग टू बिकम बिगर, है ना, दूसरे जो भी नेबरिंग कास्ट या सब कास्ट है उनको अपने में मिला करके, ठीक है, अपने आप को और ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट उनका वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे बढ़ जाएगा, और वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा तो वो एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैं दे आर एंटरिंग इनटू द कोलिजन, एक साथ मिल करके दूसरे कास्ट के साथ कोलिजन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, दे आर फॉर दैट, जिसकी वजह से इनके बीच में बातचीत होती है, नेगोशिएशंस होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ कॉमन कुछ बातों पे अग्री करते हैं और इनका एक कोलिजन फॉर्म होता है, और ये साथ में मिल करके किसी पार्टी को, किसी लीडर को सपोर्ट करते हैं ताकि जो उनके इंटरेस्ट एंड डिमांड्स हैं वो आगे बढ़ाए जा सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखने को मिल रहा है कि भाई पॉलिटिक्स की वजह से ही यहाँ पे नए नए कास्ट ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसे बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स, फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स, इस तरह के नाम भी सुनने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ दीज कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स, बहुत सारे जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, ठीक, उनका यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स के अंदर वो बड़ा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बड़े हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स जो है इसने हेल्प किया है यहाँ पे दलित्स को, ओबीसीज़ को टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ कास्ट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस से किस तरह से संबंधित है कास्ट।
जो एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस है, कह रहा है कि भाई उसमें आज भी जो ओल्ड हायरार्की है वही फॉलो हो रही है। अपर कास्ट जो हैं दे आर बेस्ट ऑफ, मतलब उनकी पोजीशन ठीक है, सोसाइटी के अंदर अच्छी है। दलित और आदिवासी जो हैं बहुत ही नीचे हैं। बैकवर्ड क्लासेस इन दोनों के बीच में आते हैं। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें, उसके बेसिस पे कंपेयर करके ये बात बोली गई है। दूसरा कह रहे हैं कि भले ही आज हर एक हर एक कास्ट ग्रुप है उसमें पुअर मेंबर्स मौजूद हैं, चाहे वो अपर कास्ट हो, ओबीसी, बैकवर्ड कास्ट हो, ठीक है, बट द प्रोपोर्शन लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, अगर हम एक्सट्रीम पॉवर्टी के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें तो अभी भी जो परसेंटेज है लोअर कास्ट का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अपर कास्ट, ठीक है। और फिर से यहाँ पे बैकवर्ड जो क्लास है वो बीच में आ जाती है। फिर तीसरे पॉइंट में हमको बताया गया कि ऑल्दो एवरी कास्ट है सम मेंबर्स हु आर रिच, अगर रिचर सेक्शन में हम बात करें फिर यहाँ पे भी परसेंटेज जो है अपर कास्ट का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु आर, एक टर्म आ जाता है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, ट्वाइस बॉर्न। तो इसको भी समझ लेते हैं कि भाई ट्वाइस बॉर्न हम किसे कहते हैं। संस्कृत का एक शब्द है द्विज, जिसका मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसमें बिलीव किया जाता है कि पर्सन इज़ ट्वाइस बॉर्न का मतलब यहाँ पे आदमी दो बार पैदा नहीं होगा, जन्म उसका दो बार नहीं होगा। इसका मतलब है कि भाई एक बार जो फर्स्ट बर्थ होता है उसका वो फिज़िकल बर्थ होता है, ठीक, जब व्यक्ति जन्म लेता है, ठीक। एंड द सेकेंड बर्थ इज़ स्पिरिचुअल बर्थ। स्पिरिचुअल बर्थ मतलब जब वो नॉलेज अटेन करता है, ठीक है। मीन्स कह सकते हैं कि व्हेन ही अंडरगोज अ रिचुअल ऑफ पासेज दैट इनिशिएट्स हिम इनटू द स्कूल फॉर वैदिक स्टडीज़। यानी कि जैसे एक कहावत कही जाती है कि भाई जो ज्ञानहीन मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है। मीन्स एन इलिटरेट पर्सन इज़ जस्ट लाइक एन एनिमल। सो एक फ़िज़िकल बर्थ हो गया आपका जब आप ठीक है, और दूसरा एक स्पिरिचुअल बर्थ व्हेन यू अंडरगो नंबर ऑफ जो भी संस्कार होते हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं और शुरुआत होती है इसके शिक्षा से, ठीक है। दूसरा ये जो टर्म है ये बेसिकली अपर थ्री जो वर्णास हैं हिंदू जो ट्रेडिशनल हिंदू सोशल सिस्टम है उसमें ब्राह्मण्स, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी बात करते हैं। इस टर्म से रेफ़र इन्हीं तीनों को किया जाता है, ठीक है, जिनकी शुरुआत उपनयन संस्कार से होती है। जो स्टडीज़ की शुरुआत होती है, जो उपनयन संस्कार का मतलब एक तरह से एक गुरु किसी शिष्य बालक को अपने शिष्य के रूप में जो है एक्सेप्ट करता है यहाँ पे, उसी को इसका सेकंड या फिर स्पिरिचुअल बर्थ माना जाता है, ठीक है। और तीसरा जो है शूद्रास की अगर बात करें तो दे वर केप्ट आउट ऑफ दिस कैटेगरी, क्योंकि इनके पास कोई एक्सेस था ही नहीं एजुकेशन का, ठीक है, इनका उपनयन संस्कार होता ही नहीं था। तो ये बात हो गई ट्वाइस बॉर्न की, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर।